हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित नए सिलेबस के अंतर्गत आने वाला पोएट्री का चैप्टर 1 द रोड नॉट टेकन, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड किया गया। तो आइए आज हम द रोड नॉट टेकन का हिंदी रूपांतरण समझने का प्रयास करते हैं। द रोड नॉट टेकन के राइटर हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिन्हें हम सामान्यतः रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए द रोड नॉट टेकन पोयम के अध्ययन से पहले हम अबाउट द ऑथर यानी राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइटर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि और नाटककार थे। ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस ऑन 26 मार्च 1874। उनका जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में स्थित है, वहां पे हुआ था। ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। ही इज नोन, उन्हें जाना जाता है किसके लिए? हिज रियलिस्टिक यानी वास्तविक, यथार्थवादी, और डिपिक्शन मतलब चित्रण, और रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन के लिए। तो उन्हें ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए जाना जाता है। ही राइट्स इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। वह सामान्य और साधारण अनुभवों के बारे में भी बड़ी ही गहराई से यानी समझदारी के साथ यानी इंसाइटफुली लिखते थे। फ्रॉस्ट डाइड इन बोस्टन ऑन 29 जनवरी 1963। 29 जनवरी 1963 को बोस्टन में फ्रॉस्ट की मृत्यु हो गई। यानी फ्रॉस्ट 29 जनवरी 1963 को बोस्टन में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से हमने जाना कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिका के पोएट और प्ले राइटर थे, और वो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में स्थित है, वहाँ 26 मार्च 1874 को पैदा हुए थे। ही इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। उन्हें ग्रामीण जीवन को बड़ी यथार्थता से चित्रण करने के लिए जाना जाता। वे ग्रामीण परिवेश के बारे में बड़ी गहनता से अध्ययन करते थे और उस पर राइटिंग करते थे। ही राइट्स इनसाइटफुली, और वो बहुत ही समझदारी के साथ लिखते थे। किसके बारे में? कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेज, जो साधारण और सामान्य अनुभव थे, उसे बहुत ही गहराई के साथ यानी समझदारी के साथ लिखते थे। और फ्रॉस्ट की मृत्यु 29 जनवरी 1963 को बोस्टन में हुई थी। अबाउट द पोयम, यानी हम पोयम यानी कविता के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम कविता का अध्ययन करेंगे। द रोड नॉट टेकन हैज ए सिंबॉलिक मीनिंग। कह रहा है कि द रोड नॉट टेकन जो पोयम है वह एक प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। हियर, यहाँ, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन जो पोयम है स्टैंड फॉर ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को प्रदर्शित कर रहा है। वेन द रोड ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड इनटू, और जब जीवन का जो रास्ता है दो भागों में डिवाइड होता है, वी फाइंड ओवर सेल्फ इन डिलेमा, तब हम अपने आप को दुविधा में पाते हैं कि इन दो रास्तों में से किस रास्ते को हम चुने। वी हैव मेक ए चॉइस, और तब हम उन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनने का निर्णय करते हैं। द रोड दैट वी चूज डिसाइड्स आवर फ्यूचर, जिस रास्ते का हम चुनाव करते हैं वह हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। विच में लीड अ सक्सेस और फेलर, जिससे हमें सफलता या असफलता कुछ भी मिल सकती है। अर्थात द रोड नॉट टेकन जो पोयम है वह मानव जीवन का एक सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक रूप है, और इस पोयम में द रोड नॉट टेकन मानव के जीवन को प्रदर्शित कर रहा है। और जब मानव का जीवन दो भागों में डिवाइड होता है तो उस समय उस व्यक्ति को अपने आप को दुविधा में पाता है, और उस समय किसी एक रास्ते का चुनाव करता है, जो रास्ता उसके भविष्य का निर्धारण करता है कि वह सफलता की ओर जाएगा या फिर असफलता की ओर। अर्थात जब भी हमें दुविधा में होना चाहिए तो हमें किसी भी निर्णय को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा निर्णय लिया गया हमारे भविष्य को निर्धारित करता है कि हम सफल होंगे या फिर असफल होंगे। द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी द रोड नॉट टेकन जो पोयम है वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। अब इस कविता को पढ़ने से पहले कविता के पहले की जो सोर्स ऑफ पोयम है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कवि किसी रास्ते से होकर, जंगल से होकर जा रहा था, तभी वह रास्ता जंगल के बीचों बीच में जा करके वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। तब वहीं पर कवि खड़ा होकर सोचता है और यहीं से इस पोयम की उत्पत्ति
हुई है। तो यहाँ पे खड़ा होकर के पोयम ये कविता का रचना किया है और इसके बारे में वर्णन करता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि कवि एक ऐसे रास्ते पे जा रहा था जो जंगल के बीचों बीच जाकर के दो भागों में डिवाइड हो गया है। अब इसके आगे देखेंगे, टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड, उस पीले पत्ते से भरे हुए पुराने जंगल में मेरा जो एक रास्ता था वह दो भागों में विभाजित हो गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, और मुझे दुख हुआ कि एक अकेला यात्री होने के कारण मैं एक साथ उन दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं वहां खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को बहुत दूर तक देखता रहा जहां तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वह रास्ता आगे जाकर के मुड़ करके अंडरग्रोथ यानी झाड़ियों में लुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी। और वहां पर मैं खड़ा होकर बहुत देर तक ये सोचता रहा कि मैं इन दोनों रास्तों से किस रास्ते पर यात्रा करूं। अर्थात जब कवि इस रास्ते पर पहुंचा जहां पर उसका रास्ता दो भागों में डिवाइड हो गया है, तो वहीं पर वह सोचता है, दुखी होकर कहता है कि मैं अकेला यात्री होने के कारण मैं इन दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता है। और लॉन्ग आई स्टूड, और बहुत देर तक ये कवि इस रास्ते पर खड़ा होकर के सोचता है। एंड लुक डाउन वन एज फार, और इन दोनों रास्तों में से एक रास्ते को बहुत दूर तक देखता है जहां तक देख सकता है। कहां तक? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां तक वह रास्ता आगे मुड़ करके झाड़ियों में लुप्त नहीं हो गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same। कवि का रास्ता जब दो भागों में विभाजित होता है तो वह उन्हें देर तक उनके बारे में सोचता है। और तब क्या होता है देखें, देन टुक द अदर, तब मैंने उनमें से दूसरे रास्ते को चुना। देन टुक द अदर, तब मैंने उसमें से दूसरे रास्ते को चुना। जस्ट एज फेयर, यह उतना ही अच्छा था जैसा कि पहले वाला। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह दूसरा वाला पहले वाले से ज्यादा अच्छा था। क्योंकि बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि यह घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड बियर, और संभवतः इस पर बहुत कम लोग चले थे। दो एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि आगे जाने पर हमें पता चला कि हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, कि आगे भी चलने के, पैरों के चलने के निशान थे। एंड हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, और शायद यह उतना ही चला गया था रास्ता जितना कि पहले वाला चला गया था। यानी पहले और दोनों रास्तों पर सामान्यतः बराबर लोग चले हुए थे। कवि कहता है कि मैं उन दोनों रास्तों में से पहले रास्ते को छोड़कर मैंने दूसरे को चुना, जो शायद पहले वाले से अच्छा था, और शायद वह उससे बहुत बढ़िया था। क्यों था? उसका कारण देता है, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रासी, क्योंकि यह घास फूस से भरा हुआ था। एंड वांटेड बियर, और ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर चला नहीं है। वांटेड बियर यानी उस पर कोई घिसा या पदचाप के चिन्ह नहीं थे। दो एज फार दैट द पासिंग हियर, यद्यप आगे जाने पर हमने पाया कि वहां पर चलने के निशान थे। हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, और शायद यह पहले वाले रास्ते के समान ही था। पैरा 3 देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कवि देखिए क्या कहता है, एंड बोथ द मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले इन लिप्स, उन दोनों रास्तों पर समान रूप से
पत्तियां बिखरी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन बिछी हुई पत्तियों पर किसी के भी चलने के काले पदचाप यानी काले पदचिन्ह नहीं थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और फिर कवि सोचता है कि मैं इस पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूं। एट नोविंग, यह जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल आता है। आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक, और मुझे इस बात का संदेह था कि आई शुड इवर कम बैक, कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर वापस आ सकूंगा। कभी क्या होता है, उन दोनों रास्तों से जब एक रास्ते पर चलता है तो अगली सुबह देखता है कि दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई हैं और उनमें किसी के भी चलने के पदचाप, काले चिन्ह यानी पैरों के काले निशान नहीं है। और तब कवि निर्णय लेता है, ओह अरे आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं इस पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूं। एट नोविंग, यह जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल आता है। एंड आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक, और मुझे इस बात का भी संदेह था कि आई शुड इवर कम बैक, कि क्या मैं कभी पुनः इस रास्ते पर वापस आ सकूंगा। यानी कवि को यह विश्वास था कि जब पहले रास्ते को छोड़ करके वो दूसरा रास्ता चुन लिया है तो वो संभवतः यह असंभव है कि वह पुनः वापस लौट करके उस पहले वाले रास्ते को प्राप्त कर सकता है। पैरा 4 और इस कविता का अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that he made all the differences। कवि क्या कहता है देखें, I shall be telling this, मैं इस बात को बता रहा होऊंगा, with a sigh, आह भरते हुए, somewhere ages and ages, भविष्य में बहुत दिनों के बाद किसी जगह पे। यानी इस लाइन का मतलब ये हुआ कि I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, मैं भविष्य में किसी जगह पर बहुत दिनों के बीत जाने के बाद आह भरते हुए मैं यह बता रहा होऊंगा कि टू रोड डाइवर्जेड इन ए वुड, एक जंगल में एक रास्ता दो भागों में विभाजित हुआ था। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड मैंने आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और उनमें से उस रास्ते को चुना वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जो कम लोगों के द्वारा चला गया था। एंड डेट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी ने जीवन में सारी विभिन्नताएं और असमानताएं ला दी थी। कवि का कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने जीवन के किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें वहां पर किसी भी चीज का चुनाव बड़े सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दुविधा में निर्णय होता है वह हमारे भविष्य को तय करता है और वो हमको या तो सफलता की ओर ले जाता है या फिर असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी हम दुविधा या परेशानी में रहें तो किसी भी निर्णय को हमको सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक निर्णय लेने के बाद हम पुनः दूसरे निर्णय को नहीं ले सकते हैं। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।